हेलो दोस्तों, आदाब। मैं हूं जियाउल हक। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 47। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है अजमल हुसैन, और वो पीजीटी बीपीएससी क्वालिफाई करके पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर अपॉइंट हुए हैं बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स में। उनका जो बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे वो भी बेहतरीन है और सुनहरा है। आप आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं, और जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के अम्ब्रेला तले जो हमदर्द पब्लिक स्कूल चलता है उसमें भी आप सर्विस दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जियाउल हक जी। और मैं भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारों बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो ये नया चैनल बनाया है, जो कि काफ़ी कम समय में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है आपके और आपकी टीम के एफर्ट से, हार्ड वर्क से। तो मैं फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत गुड लक देना चाहता हूं कि आपका ये चैनल और ग्रोथ करे और इस तरीके से आप और बढ़िया बढ़िया और मज़ेदार पॉडकास्ट करते रहें। थैंक यू सर। अब मैं आपके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि आपका जो एजुकेशन है वो बेसिकली ज़्यादातर दिल्ली से ही है। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आपका जो सफ़र रहा ये बेसिकली जहां यहाँ तक पहुंचने पर, जहां आपका ड्रीम रहा होगा पहुंचने का, तो कैसे शुरू हुआ और हमारे दर्शकों को कैसे क्या बात शेयर करना चाहेंगे इस पर। जी, एक्चुअली में जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रेजुएट कर रहे थे तो ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू से ही इंटरेस्ट था कि हायर एकेडमिक्स में जाना है। तो मास्टर्स करने के बाद हमने बीएड किया। बीएड करने के बाद बिहार गवर्नमेंट में हमने देखा कि बहुत मास लेवल पे पीजीटी टीचर्स की रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो उसके लिए हमने फॉर्म भरने से पहले ही स्ट्रेटजी बना के उसको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से चूँकि बिहार में जाने से पहले दिल्ली में भी हमने बहुत सालों कोचिंग्स में ही पढ़ाया है और कुछ बड़े स्कूल्स में ही पढ़ाया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल हुआ। वहाँ के कल्चर से, इन्वायरमेंट से जानने की कोशिश की, किस तरीके से अपने नॉलेज को हम डिलीवर कर सकते हैं, कैसे यंग माइंड्स को, चिल्ड्रंस के नॉलेज को, उनको एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं और उनसे एनर्जेटिक होके हम अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ सीखने को मिला और कहीं ना कहीं उससे एक पॉजिटिव अपने अंदर भी एनर्जी आता रहा कि इस फील्ड में ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम अपने नॉलेज को यूज कर सकते हैं और साथ में अपने नॉलेज को यूज करते करते हम बाकी दूसरी चीज़ों को भी सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिया जी, यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपने नॉलेज को यूज करके और साथ साथ करंट चीज़ों से अपडेट होते हुए आप और आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें जो और अच्छी चीज़ें हैं, जो ऊपर की चीज़ें, वो अचीव कर सकते हैं। बेशक आप जिस तरह से मुझे पता है कि आपका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, मास्टर्स जामिया से है, तो आप अगर चाहते तो डॉक्टरेट्स की तरफ बढ़ सकते थे, लेकिन आपने लेक्चरर यानी कि इंटर कॉलेज के लेवल पर ही अपने आप को क्यों बना के रखा। देखिए, पीएचडी के लिए जो है वो कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले जो है वो छोटे गोल्स की तरफ अप्रोच किया जाए। पहले पीजीटी टीचर बनने के बाद फिर आगे एफर्ट्स लगा के प्रयास करके पीएचडी किया जाए। उसके बाद फिर पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए कहीं अप्रोच किया जाए। तो चूँकि फैमिली बैकग्राउंड भी हमारी इतनी अच्छी नहीं रही है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंस रखें और आगे बहुत समय रुक के फिर हम अपनी तैयारियों को आगे कैरी फॉरवर्ड करें, तो इतना समय नहीं था। बहुत ऐसा शुरू से ही मेरी मेंटालिटी रही है कि लर्निंग वाइल अर्निंग का अप्रोच अपनाया जाए, कि आप कुछ सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ कहीं से अर्निंग भी रहे और आप एक सेल्फ डिपेंडेंट थोड़ा सा बनने की कोशिश मेरी शुरू से रही है, अप्रोच रही है। तो उसी के आप कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में मैंने ये स्टेप लिया कि पहले एज अ टीचर ही ज्वाइन कर लिया जाए और आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जैसा आपने कहा कि आप कॉलेज वगैरह में क्यों नहीं वहाँ पे आपने किया, तो उस चीज़ को और अभी भी प्रिपरेशन चल रही है, तैयारी चल रही है और एफर्ट्स किया जाएगा कि वहाँ तक भी पहुँचा जाए। तो प्राइमरी लेवल पे हमने यहाँ पे एज अ पीजीटी टीचर ज्वाइन किया है अभी। बेशक आप एक अच्छे पोस्ट पर हैं, आपने मेहनत की है तभी वहाँ पहुँचे हैं। मैं आपसे फर्दर एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि इस जर्नी में जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया बीपीएससी पीजीटी, तो उसमें कोई कोचिंग वगैरह आपने ली, या मैं अपने दर्शकों के या जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को देख रहे होंगे उनको कैसे गाइड करेंगे कि अगर आपने कोचिंग नहीं ली तो सेल्फ स्टडी में क्या क्या हर्डल्स आते होंगे।
जियाउल हक साहब, अगर मैं बात करूं कि कोचिंग की, तो मैंने अभी तक कहीं से भी कोचिंग नहीं लिया है। मैंने सिलेबस को जाना है, पहले अच्छे से समझा है उसकी क्या डिमांड है, किस तरीके के कैंडिडेट बीपीएससी चाहती है वहाँ पे रिक्रूट करना, उस चीज़ को समझा है। और सेल्फ ही मैंने जो भी प्रिपेयर किया है वो खुद से ही प्रिपेयर किया है। कुछ मैंने ऑनलाइन चैनल्स का सपोर्ट लिया है कि वो क्या बता रहे हैं। और चूँकि बीपीएससी जो है वो मास लेवल पर रिक्रूटमेंट कर रही है, और पहला टीआरई 1 आया था जिसके अंदर सिलेबस जो है वो उन्होंने जो बताया था उसको यूज करते हुए, टीआरई 1 के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनको यूज करते हुए मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है और उनको कंटिन्यू लेवल पे उनको फॉलो किया है। और उस एक अप्रोच दिखाया है कि आप जो है वो कंटिन्यूटी एक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए। तो वो कंटिन्यूटी एक रखा है मैंने अपने स्टडी के अंदर, और जिसके वजह से सेल्फ स्टडी करके मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। बेशक आप ये तो साबित कर चुके हैं कि विदाउट एनी कोचिंग भी आप अच्छे जगह पहुंच सकते हैं। बहरहाल उसके लिए जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए फुलफिल करें। मैं और आगे बढ़ता हूं, आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने सेल्फ स्टडी की और इससे पहले आप डीयू जामिया का सफ़र तय कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि या क्या डिफरेंशिएट करेंगे उसमें कि कोचिंग लेने में इजी होता है या सेल्फ स्टडी करके भी आप मकाम तक पहुंच सकते हैं? देखिए, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूं कि क्या बेटर है, अगर कोचिंग बेटर है या फिर आप खुद सेल्फ स्टडी करें, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी अप्रोच कैसी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कोचिंग लेके भी कुछ चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट हमारे बीच ही ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी जो वो चाह रहे हैं वो अचीव कर ले रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी माइंडसेट क्या है। अगर आप 100% रिलाई हो जाए कोचिंग के ऊपर, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, चाहे वो छोटा एग्जाम ही क्यों ना हो। आप कोचिंग में वो आपको एक डायरेक्शन देंगे, वो आपको सिर्फ डायरेक्शन देंगे, वो आपको एग्जाम के पैटर्न को समझाएंगे, उसकी क्या डिमांड्स है, किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप कर रही है एग्जाम में, सिर्फ वो बताएंगे, लेकिन करना इन द एंड आपको ही है। तो वो चीज़ें जो है वो चाहे जो कोई सा भी एग्जाम हो, इंडिया लेवल में जो कोई सा भी एग्जाम हो, वो सारे जो है वो एक सिलेबस सारे कैंडिडेट को बताते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है और हम कहाँ से क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी उठा के देख सकते हैं कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोचिंग पे रिलाई होना जो है वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप कोचिंग पे रिलाई भी हो रहे हैं, तब भी आपको खुद ना कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। 100% आप कोचिंग पे रिलाई होके भी आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव अप्रोच यही रहेगा, और सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपका एक सेल्फ बूस्ट की वाली बात है कि आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, ना कि आप किसी और से मोटिवेटेड हो रहे हैं। दोनों में फ़र्क है जियाउल हक साहब, कि अगर हम बात करें कोचिंग की और सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी में आप जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहिएगा। कोचिंग में आपको कोई और मोटिवेट कर रहा है, अगर किसी और की मोटिवेशन से आप स्टडी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन आप अगर खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है तो उस चीज़ को आप कंटिन्यूटी रख सकते हो उस चीज़ के अंदर, और आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। ये दोनों अप्रोच में डिफरेंस है। बाकी अगर हम सक्सेस की बात करें तो दोनों में ही कैंडिडेट सक्सेस हो रहे हैं, दोनों में ही फेलियर हो रहा है। सही कहा। हम इसी को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं या सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें एक होता है मीडियम का, लैंग्वेज चूज़ करने का। तो एक इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, तो क्या सिलेक्शन रेशियो इंग्लिश का ज़्यादा होता है या हिंदी का ज़्यादा होता है? स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा होगा, इंग्लिश सेलेक्ट करें या हिंदी सेलेक्ट करें, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जियाउल हक जी, जो मीडियम का बेसिकली क्या रोल है? बीपीएससी का जो लैंग्वेज और मीडियम रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। आप इधर इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बीपीएससी जो है वो टीआरई 1 में इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग एग्जाम लिया था, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर था। बहुत मिनिमम मार्क्स लाना था आपको लैंग्वेज में, अगर जो भी वो मिनिमम मार्क्स ला रहा है वो एलिजिबल हो जाता है। हम बात करें सब्जेक्ट के मीडियम की, तो सब्जेक्ट के मीडियम से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आपके पास उतना ही अपॉर्चुनिटी है जितना कि एक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के पास है। रही बात कि आप अपने नॉलेज को कैसे डिलीवर कर पा रहे हैं,
तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप इंग्लिश मीडियम में भी बच्चों को पोर्ट्रे करके उसको थोड़ा सा हिंदी में आप बता सकते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो उनको भी टॉपिक सब टॉपिक हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में पता होता है, तो इस तरीके से आप अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। अगर हम टीआरई 2 की बात करें तो इसमें बीपीएससी ने पहले क्वालिफाइंग रखा था लैंग्वेज में, जिसको बाद में हटा दिया था। तो इससे भी अगर हम देखें तो लैंग्वेज जो है वो इतना बड़ा बैरियर नहीं है। आपके पास अंडरस्टैंडिंग है हिंदी की, तब भी आप जो है वो अच्छे से अपने नॉलेज को भी डिलीवर कर सकते हैं और आप इस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सही कहा। मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूं सर, कि जिस तरह से 2023 और 2024 में बीपीएससी मास लेवल पे रिक्रूट कर रही है और अदर स्टेट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कहीं सारे वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं, तो आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो भी, जैसे कि जिसका कोई होम स्टेट बिहार ना हो तो वो बिहार में कैसे एंट्री करे? कई सारे ये भी परेशानी आती है कि वो लोग डोमिसाइल मांगते हैं कई एग्जाम्स पे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जियाउल हक जी, बिहार गवर्नमेंट ने जो ये मास लेवल पे और फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट किया है, इसके लिए मैं बिहार गवर्नमेंट को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में और इतने मास लेवल पे इतने फेयर तरीके से रिक्वायरमेंट किया है। आप देखेंगे कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितने मंथ का गैप है। सिर्फ 2 मंथ गैप के अंदर उन्होंने 2 बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया है और पोस्टिंग भी करवाई है। अगर हम कंपेयर करें बाकी एग्जाम्स को, तो एग्जाम के बाद कई महीनों तक, कई सालों तक पोस्टिंग के लिए वेट करना पड़ता है कैंडिडेट्स को। आपसे छुपा हुआ ये चीज नहीं है। लेकिन अगर हम बिहार के टीचर रिक्रूटमेंट की बात करें तो बहुत शॉर्ट पीरियड में इन्होंने 2 बड़े एग्जाम्स को टीआरई 1 और टीआरई 2 को कंडक्ट करवाया है और कैंडिडेट्स की पोस्टिंग भी करवाया है साथ साथ। तो अगर देखेंगे आपकी जो अदर स्टेट से आ रहे हैं उसके लिए डोमिसाइल भी नहीं रखा गया था, ताकि अब बिहार के अंदर सबको फेयर मौका दिया जाए। कोई से स्टेट का कोई स्टूडेंट है तो वहां पे वो अप्लाई कर सके। और रही बात कि बिहार के अंदर किस तरीके की जो टीआरई 1 और टीआरई 2 कंडक्ट करवाया गया है, तो इसमें काफ़ी स्टेट से भी स्टूडेंट गए हैं, जैसा कि यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। यहाँ से भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है और वो भी वहाँ पे अभी ठीक से अपनी सर्विसेज को कर रहे हैं। मैं आपको इसी पे आगे ये बात जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपका होम स्टेट बिहार है जी। और आपका एजुकेशन जो है बेसिकली प्राइमरी से लेकर के अपर लेवल तक दिल्ली से हुआ है जी। फिर आपने जाकर के बिहार शिफ्ट हुए हैं, तो मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि जो बिहार लैंड है, यूपी है, यहाँ लोग जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर होते हैं, बहुत ज़्यादा जॉब की तलाश में होते हैं। ऐसे ही आप वेस्टर्न में जाएंगे, महाराष्ट्र वगैरह में बिजनेस तरफ जाते हैं, तो अगर जरा सा भी परेशानी हो जाए फिनेंशियल पोजीशन में और गवर्नमेंट जॉब रिक्रूट ना हो तो उसमें रेवोल्यूशन के वो बढ़ जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बिजनेस और जॉब का क्या बेसिक रिलेशन है? देखिए जियाउल हक साहब, अगर हम कंपेयर करें बिजनेस का और जॉब का, तो दोनों में डिफरेंस है। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप हो गया, मैं हो गया, वो हम लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा सिक्योर समझते हैं। अगर हम, आपने जैसा कि कहा, महाराष्ट्र के या फिर जो वेस्टर्न इंडियंस है वो बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें उनके फैमिली बैकग्राउंड को, उनके एंसेस्टर्स को, उनके माइंडसेट को, तो वो ज़्यादा बिजनेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास वैसे संसाधन है, ऐसे रिसोर्सेज हैं, उनके पास रिस्क लेने के जो पॉसिबिलिटी है वो हमसे, हमारे कंपैरिजन ज़्यादा है। और जैसे कि यूपी, बिहार वगैरह जो ये स्टेट्स हो गए, वो गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा सिक्योर समझते हैं। ये वो अप्रोच ये रहता है कि वो ज़्यादा जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएंगे, सेटल्ड हो जाएंगे, और सोसाइटी में भी जो हम कह सकते हैं कि नज़रिया जो है वो गवर्नमेंट जॉब को लेके हमारे स्टेट्स और हमारे आसपास के स्टेट्स में वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो रीज़न हो गया कि सोसाइटी में हम गवर्नमेंट जॉब को किस तरीके से देखते हैं जहाँ से हम आप बिलोंग करते हैं, और दूसरा हो गया कि गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा सिक्योर समझते हैं हमारे स्टेट्स में, हमारे आसपास के स्टेट्स में कंपैरेटिवली बिजनेस के। तो ये रीज़न मेरे समझ से होगा। सर, मैं रिसेंटली पटना गया हुआ था, तो इत्तेफाक हुआ पटना मैदान घूमने के, यानी कि जो गांधी मैदान है पटना का, बहुत मशहूर है, तो वहाँ भी मैं कुछ लोगों से पढ़ते हुए देखा, तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा कि ये अगर आपकी जॉब ना लगे तो क्या करें, तो वो फिर वो आंसरलेस हो गए
तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई तैयारी कर रहा है, 4-5 अटेम्प्ट दे दिया और जॉब की इतनी ज़्यादा मारामारी है, जॉब लग नहीं रही, तो क्या करे अपनी लाइफ में? देखिए जियाउल हक साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एकेडमिक से जुड़ा हुआ है, जो प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्जाम के लिए, उसके लिए फेलियर नाम का वर्ड्स है नहीं। वो विन विन सिचुएशन में है। अगर वो कहीं जॉब ले लेता है, अचीव कर लेता है अपने गोल्स को, तब भी वो जीत रहा है। इन केस ऑफ अगर वो जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उसमें वो अचीव नहीं हो पाता है, फिर भी उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो अपने करियर को स्टैब्लिश कर सकता है, करियर बना सकता है। अगर हम बात करें कि कोई स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिवली प्रिपेयर कर रहा है, बहुत सालों से बहुत अटेम्प्ट्स दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिली है, उस केस में उसके पास स्टिल अपॉर्चुनिटी है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, वो अपने आप को एजुकेशन फील्ड के अंदर अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को यूज कर सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फील्ड है जैसे टीचिंग की हो गई, आप सेल्फ कोई बिजनेस कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब चैनल्स भी बहुत हाई कर रहा है जिसमें आप अपने नॉलेज को यूज कर सकते हैं। हमने रिसेंट ईयर्स में कुछ ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करते हुए देखा है और यूनिकॉर्न बनते हुए देखा है। तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ऐसे स्टूडेंट्स जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए डोर्स क्लोज नहीं हुए हैं, डोर्स खुलना स्टार्ट हुआ है। वहां से वो चाहे तो अपनी एनर्जी को, अपने नॉलेज को इसी फील्ड में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए वहां से जो करियर ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे फिर से थोड़ा डीपली और जाते हैं और हम दोनों समझ लीजिए कि एक उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि जिसे कह सकते हैं कि डिबेट कर रहे हैं। तो जैसे बिजनेस की बात हुई, यहाँ बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और कैपिटल हमारे पास अभी है नहीं, लोन लेना पड़ेगा। बैंक इतना आसानी से प्रोवाइड करा नहीं रही है और हम बिहार यूपी के लोग हैं, तो उस सिचुएशन में हम कहाँ से कैपिटल लाएंगे? देखिए, आपने इससे पहले जो आपने क्वेश्चंस पूछा मेरे से कि जो वेस्टर्न इंडियंस है वो बिजनेस की तरफ क्यों ज़्यादा अप्रोचिव होते हैं और जो हमारे आसपास के स्टेट्स हैं, बिहार यूपी स्टेट्स हैं, वो क्यों गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादा रिलायबल होते हैं, उसका आंसर और आपके इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही है। अगर मैंने आपको वहाँ पे आंसर किया था कि जो वेस्टर्न इंडियंस हैं वो बिजनेस में ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट होते हैं उसके तरफ, क्योंकि यही रीजन है जो आपने कहा कि उनके पास कैपिटल की कमी नहीं है। उनका अगर कुछ लॉस भी हो जाता है तो इतना बैकअप होता है कि वो फिर से कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। लेकिन हम बिहार और यूपी और इसके आसपास के स्टेट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं वेस्टर्न इंडियंस के स्टेट से जो कि बिजनेस अप्रोच होते हैं, इनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है। अगर इनका कैपिटल जो कहीं से ये ले ले या फिर ये बैंक से ही ले ले, एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि बैंक उनको इतनी इजीली लोन देगी नहीं, और कितना इजी भी क्यों ना हो सिस्टम, गवर्नमेंट कितना भी इजी क्यों ना कर दे, लेकिन इनकी जो मेंटालिटी है वो ऐसी है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है लोन लेना, बहुत ही डॉक्यूमेंट्स दे चाहिए, आपका मेंटली बहुत हराश होइएगा। ये एक नैरेटिव बन गया है जो रियलिटी से थोड़ा सा दूर है। और दूसरा ये है कि रिस्क फैक्टर वो कहीं ना कहीं कंसीडर करके चलते हैं कि अगर हम अपना कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क बहुत होगा, और इससे पीछे हटने के कारण वो अपना करियर जो है वो किसी और चीज में चूज करते हैं। आप तो एक यंग लेक्चरर भी हैं और बहुत करीब से बिहार को देख रहे हैं। आपने इकोनॉमी पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है। जिस तरह से यूपी और हरियाणा में एनसीआर रीजन की वजह से कुछ ना कुछ हद तक ग्रोथ मिला है, तो बिहार में ऐसे क्या होने चाहिए जिसकी वजह से इंडस्ट्री जाए वहां पर? देखिए, अभी अगर हम पास्ट फ्यू इयर्स की बात करें तो वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं जिससे कि जो इंडस्ट्रीज हो वो अट्रैक्टेड हो बिहार की तरफ। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो कुछ इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप हैं पहले से ही, कुछ इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं वहाँ पे। तो आने वाले टाइम में किस तरीके से बिहार के जो ज्योग्राफी है और जो ड्रेनेज सिस्टम है, इस पे गवर्नमेंट किस तरीके से काम करे आगे जाके आने वाले सालों में, किस तरीके से वो इंडस्ट्रीज फ्रेंडली वहाँ पे नेचर स्टैब्लिश करे, किस तरीके से जो जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी भी इस टाइम में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के अंदर जहाँ पे फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है जिसके वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने कहा आपको कि ड्रेनेज कैसे वो ड्रेनेज को कंट्रोल करती है और किस तरीके से इंडस्ट्रीज फ्रेंडली वहाँ के ज्योग्राफी को बनाती है, इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी इंडस्ट्रीज वहाँ पे आएगी और जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे वो किस तरीके से ठीक होगा।
आप सर पूरा दिल्ली देखे हैं, दिल्ली की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपने रहा है, जिया है उस जिंदगी को, जामिया को, डीयू को। जी। मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप एक यंग लेक्चरर हैं और जी। माशाल्लाह कम उम्र में आपने उस चीज को अचीव कर लिया है, तो अपने स्टूडेंट्स को जहां आप पढ़ा रहे हैं या ओवरऑल बिहार के जिस लेवल पे आप पढ़ा रहे हैं उनको या हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक पॉजिटिव स्ट्रेटेजी और कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई छोटा गोल सेटअप करें और उस छोटे गोल को अचीव करें एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए। आप हाई सोचिए लेकिन अपनी कैपेबिलिटी को भी समझिए। ऐसा नहीं कि आप फैमिली सिचुएशन और जी बहुत सारी चीज़ें हैं जियाउल हक साहब कि आप जो है वो ऐसा नहीं कि आप अपने एबिलिटी और कैपेबिलिटी से बहुत आगे की सोचिए। आप छोटे छोटे गोल को अचीव करते हुए बड़े गोल की तरफ पहुंचिए। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आज के जो स्टूडेंट है वो फोकस करें, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रिलाई ना हो स्टडी के लिए। आप देखेंगे कि सॉफ्ट और हार्ड है ना, सॉफ्ट एजुकेशन के ओर ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आज के यूथ और वो हार्ड एजुकेशन से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। अगर आप किसी आंसर की बात करें तो कोई स्टूडेंट अगर कोई आंसर्स को गूगल पे सर्च कर रहा है या फिर चैट जीपीटी पे सर्च कर रहा है तो उसको ऑन पॉइंट आंसर्स मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने टाइम की बात करें या फिर अगर हम बुक की बात करें तो अगर बुक में आप कोई आंसर सर्च कर रहे हैं तो उस आंसर के साथ साथ आपने उससे ऊपर और उसके नीचे की चीज़ों को भी समझ लिया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा शिफ्ट करें। सॉफ्ट जो एजुकेशन है, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, जो यूज है, इनको प्रिसाइज वे में यूज किया जाए, ना कि इसको बिल्कुल अपने हैबिट्स में लाया जाए। सर हम वही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप जिस पोजीशन पे पहुंचे हैं, कि एक लेवल पे पहुंचे हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या उस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस है उसका क्या रोल रहता है? बीपीएससी के सिर्फ एग्जाम में ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम्स है उसमें PYQ का इम्पोर्टेंस जो रहा है वो ना पहले कम रहा है ना आज कम रहा है। अगर हम बात करें PY क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो वो एक तरीके से हमारा रोड मैप है। जिस तरीके से हम कहीं जाते हैं तो हम डिसाइड करके जाते हैं कि हम चेन्नई जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बिना सोचे कहीं निकल जाए तो हम किस तरफ जाएंगे, हमें डायरेक्शन नहीं पता किस तरफ जाएंगे। तो जो PY क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो एक रोड मैप होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए। वो एग्जाम के नेचर को, उनके पैटर्न्स को जानते हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना लगाया जाए तो उनको पता ही नहीं रहेगा कि क्या टॉपिक्स उनको कवर करना है, किस तरीके से उनको एक्सप्लोर करना है, सिलेबस को क्या ऐड करना है, अपनी उनकी स्ट्रेंथ क्या है जो ऑलरेडी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने अचीव कर रखा है, क्या वो ऐसे पॉइंट्स है जिन पे उन्होंने अभी तक कुछ अप्रोच नहीं दिखलाया है। तो ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बनेगी अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करें, उनको देखें, और प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर स्टूडेंट जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। इस तरह से आपसे टफ क्वेश्चन भी पूछे, इजी क्वेश्चन भी लिए, आपकी जर्नी के बारे में जाना, आपने बीपीएससी पीजीटी क्वालिफाई रिसेंट किया है, उन सब को अच्छे से आपने डील किया है। मैं अपने दर्शकों को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा ये लगातार कोशिश रहती है कि जो लोग किसी लेवल पर पहुंच चुके हैं उनको आपके सामने रूबरू कराता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया और हमारे न्यूज़ अड्डा 47 को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।